हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी 7 मार्च को क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। केवल 30 आपको एमसीक्यू तैयार कर लेना है। कहाँ से? यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के चैप्टर से। हम लोग प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, इससे हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर देख लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर नंबर 1 से, तो 3 से 4 नंबर अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वह किस देश से हुआ था? तो वह फ्रांस से हुआ था। यहाँ का ऑप्शन हट गया है, कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रांस देश से हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए दिया है जर्मनी, बी दिया है इटली, सी दिया है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी दिया है इंग्लैंड। तो जो नेपोलियन था उसका जो संबंध है वह फ्रांस से था। ठीक है, किस देश से था? तो फ्रांस देश से था। तीसरा क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? तो जैसे ही वह वहाँ का सम्राट बना उसी समय लागू कर दिया था, सन 1804 ईस्वी में। तो दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1815, 1830, 1871 या 1848? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो जाएगा 1815 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी वह 1815 ईस्वी में हुई थी। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो जाएगा 1830 ईस्वी। 1830 ईस्वी में यूरोप में बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन या इनमें से कोई नहीं? तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे इनकी मुख्य भूमिका थी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी संबंधित था। तो गैरिबाल्डी जो था वह इटली के एकीकरण से संबंधित था। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जर्मनी के एकीकरण से ऑटो वॉन बिस्मार्क और इटली के एकीकरण से गैरिबाल्डी संबंधित था। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो उसमें मेजनी भी था, गैरिबाल्डी भी था और काबूर भी था। ठीक है, तो ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों इटली के एकीकरण में शामिल थे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए दिया है 1660, 1672, 1688 या 1696। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि निम्न नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इटली बनाया विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ज्यूसेppe मेजनी या काउंट काबूर या गैरिबाल्डी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यूसेppe मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था बनाया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? ऑप्शंस दिए गए हैं सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतंत्र। सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में असीमित राजतंत्र शासन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसको आएगा कमेंट बॉक्स में बता देना कि निम्न में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या इटली? तो मैंने ऊपर ही आपको बताया, तो क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी दे सकता है। तो ऑटो वॉन जो बिस्मार्क थे इनका जो संबंध है वह जर्मनी से था। ठीक है, किससे था? जर्मनी देश से था। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो 1815 वाटरलू के युद्ध में। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ठीक है, बिस्मार्क का है कि काबूर का है कि मेजनी का है या मेटरनिक का है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक ने ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ज्यूसेppe मेजनी का संबंध था। तो ज्यूसेppe मेजनी का भी संबंध इटली के एकीकरण से था। ठीक है, किससे था? तो इटली के एकीकरण से था।
सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। इतना ही तैयार कर लो। इन 30 प्रश्नों के अलावा आपके पेपर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा कोई प्रश्न बचा ही नहीं है जो कि आ सकता है और जो इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी, 1814, 1815, 1816 या 1817। तो वियना की जो संधि है वो 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, सिपाही थे, जमींदार थे, किसान थे या नाविक थे। तो गैरीबाल्डी जो थे वो पेशे से नाविक थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाविक। सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तुर्की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है काबूर ने, बी दिया है मेजनी ने, सी दिया है बिस्मार्क ने और ऑप्शन नंबर डी दिया है गैरीबाल्डी ने। तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो इधर उधर घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। कौन किया था, मेजनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जाल्वे राइन एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की। तो जाल्वे राइन जो है यह संस्था किसकी थी, तो व्यापारियों की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, कवि था, नाटककार था कि संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। बिस्मार्क क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था, प्रसा ने किया था कि ऑस्ट्रिया ने किया था कि सार्डिनिया ने किया था या फ्रांस ने किया था। तो जाल्वे राइन की स्थापना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रसा ने किया था, ठीक है। कौन किया था, प्रसा ने किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए ट्यूडर, ऑप्शन नंबर बी है स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर सी है बुर्बों और ऑप्शन नंबर डी है रोमनोव। तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किसका शासन था, तो वहाँ बुर्बो राजवंश का शासन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेटरनिक कौन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया का चांसलर था कि प्रसा का चांसलर था कि फ्रांस का सम्राट था कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। मेटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है यह पुनर्जागरण काल से माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रसा का शासक कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट था कि नेपोलियन द्वितीय था कि विक्टर इमैनुएल था या विलियम प्रथम था। तो प्रसा का जो शासक था वो विलियम प्रथम था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। एक युद्ध किया था कि 2 किया था कि 3 किया था कि 4। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, फ्रांस की थी कि रूस की थी कि इटली की या जर्मनी की। तो मारियान जो था वो फ्रांस देश का प्रतीक था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में जो राष्ट्र था वह था जर्मनी। ये जर्मनी जो था ये सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो ये 30 MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और पूरा MCQ आपको तैयार कर लेना है। और ये किस चैप्टर का है, तो केवल पहले चैप्टर का है, राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगले चैप्टर का भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसके जस्ट बाद वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो हम लोग हर एक चैप्टर के 20 से 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में केवल आपको 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।